नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज की अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के किसान भाई बैगन की खेती कर रहे हैं, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे कि खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन तथा पौध संरक्षण उपाय इत्यादि। तो किसान भाइयों, इन्हीं सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विभाग जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। बैगन की कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं, जिन्हें आप अपनाकर अपनी बैगन की अच्छे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाता है कि आप अभी जो अपनी फसल बैगन की है वो या तो 15 से 20 दिन की है या एक आध महीने की हो गई है। वो लगाने के ऊपर निर्भर है कि फसल जो पहले लगा दिए हैं वो तो एक आध महीने की हो गई है। कहीं कहीं तो अपने को देखने को मिलता है कि फूल की अवस्था में भी फसल है। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में अनेक प्रकार के खरपतवारों का प्रकोप होता है, इसीलिए आप इन खरपतवारों का समय पर नियंत्रण कर फसल में सिंचाई किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। खरपतवार क्या है कि अगर आपकी फसल में खरपतवार नियंत्रण नहीं करोगे तो आपकी फसल को नुकसान ही नुकसान है। जो खरपतवार रहते हैं इनकी इतनी वो रहती है शक्ति कि पूरे पोषक तत्व ले लेते हैं, उसके साथ साथ भी पानी का पूरा उपयोग करते हैं और पानी के और पोषक तत्वों के साथ साथ जो आपका प्रकाश है उसको भी सबसे पहले यह ग्रहण करते हैं। तो इन खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है अपने को। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको सबसे बढ़िया है कि उनकी निदाई गुड़ाई करके ही खरपतवार नियंत्रण करें। क्या है कि सब्जियों के लिए खरपतवार नाशी तो आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, तो आप सबसे अच्छा उपाय ये रहता है कि उनकी निदाई गुड़ाई करके आप खरपतवार का नियंत्रण करें। इससे दो फायदे हो जाते हैं। एक तो अपनी मिट्टी भी खुल जाती है, जिससे पपड़ी पड़ी रहती है, तो मिट्टी अगर खुल जाएगी तो आपके जो खरपतवारों के नियंत्रण के साथ साथ पौधों को हवा मिलेगी, जड़ों को अच्छे से हवा मिलेगी, पोषक तत्व भी ले पाएंगी। क्या है कि बरसात का समय नहीं है तो सिंचाई बहुत ही आवश्यक होता है। ये सब्जी वाली फसलें हैं, अगर इनमें सिंचाई का ध्यान नहीं दिया जाता है तो आपका पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि अभी पौधा बहुत ही नाजुक और छोटा पौधा है, तो इनके लिए सिंचाई नितांत आवश्यक है। और सिंचाई अपने को किस चीज़ पर निर्भर करती है कि आपकी मृदा कैसी है। अगर आपकी हल्की मृदा है तो आपको 7 से 8 दिन में एक बार सिंचाई करना पड़ेगी, और अगर अपनी मृदा हैवी है, काली है, तो वह 10 से 12 दिन में आपको एक बार सिंचाई करना पड़ेगी। अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं तो मैंने आपको बताया ही है कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप सिंचाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ रहती है, अगर आप ड्रिप लगाए हैं तो ड्रिप से तो आप 1 घंटे के लिए चला दिए तो आपके पौधों को पानी मिल जाता है। किसान भाइयों, बैंगन की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप फसल में पोषक तत्वों का प्रयोग करते हुए बैंगन की छोटी पत्ती रोग का नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इनके बाद जो अपनी महत्वपूर्ण जो बात रहती है, इनमें पोषक तत्व प्रबंधन। क्या है कि जो अपन पोषक तत्व दिए हैं वो अपन पौधों की रोपाई के समय दे दिए हैं। DAP, यूरिया, पोटाश जो भी अपने को देना था वो दे दिए, लेकिन उनके बाद भी अपने को इनमें पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, कई प्रकार के लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं जो कि अपनी फसल के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जो कि NPK के आता है, जिसका अगर आपकी फसल फूल नहीं आए हैं, फूलने से पहले वाली अवस्था में है, तो आप NPK का उपयोग कर सकते हैं। 19-19-19 करके NPK आता है, जिसमें जो कि आप 2 किलो की मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी फूल वाली अवस्था में है तो अपने को NPK नहीं देना है, क्योंकि अगर आप NPK दोगे तो आपका पौधा बढ़ेगा, फूल नहीं आएंगे। तो उसके लिए 05234 करके आता है, जिसमें नाइट्रोजन नहीं रहती है, फास्फोरस और पोटास रहता है। बोलते उसको भी NPK हैं, लेकिन उसमें 05234 रहता है, मतलब 0% नाइट्रोजन रहती है, नाइट्रोजन रहती ही नहीं है। और 52% फास्फोरस रहता है, 34% पोटास रहता है। अगर आपकी फसल फूल आने के बाद में है
फल हल्के हल्के बन रहे हैं तो आपको 0-0-50 करके वो भी NPK रहता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं रहती, 50% पोटास रहता है। तो उन इसका आपको उपयोग करना है। मात्रा आपको 2 लीटर ही लेना है, जो कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। 2 ml के हिसाब से आप 1 लीटर पानी में मिला सकते हैं और इनका आप उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरी बात अब आती है अपने का कीट और रोग प्रबंधन। कीट और रोग प्रबंधन ही बहुत आवश्यक होता है। आपकी एक तो सबसे भयंकर जो आती है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के नाम से जाना जाता है। ये कीड़ा क्या रहता है कि आपका रस चूसता है और धीरे धीरे पत्तियों में आपके इस टाइप से बना देता है कि वो गोल टाइप से हो जाएगी और चुर्रा मुर्रा जैसा आपको लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये रहती है कि ये एक पौधे से दूसरे पौधे में ये आसानी से फैलाती रहती हैं, तो इनका नियंत्रण भी अपने को बहुत आवश्यक होता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरपिड नाम की जो दवा आती है उसका 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से आप उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार आपको जो किसान भाइयों मेरे द्वारा जो आपके बैगन की फसल की तकनीकी जानकारी दी गई हैं, इन्हें आप अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। प्रदेश के बहुत किसान भाई पशुपालन कार्य करते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि पशुपालक दुधारू पशुओं पर अधिक ध्यान देते हैं, उनके बछड़े बछड़ियों पर कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण बछड़े बछड़ियों का उचित विकास नहीं हो पाता है। तो पशुपालक अपने बछड़े बछड़ियों की देखरेख कैसे करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण कुमार सिंह। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम जानकारी लाए हैं उन पशुपालक भाइयों के लिए जो कि गाय पालन से जुड़े हुए हैं, गौ पालन से जुड़े हुए हैं या दूध के उत्पादन में जो कि अपना व्यवसाय कर रहे हैं या फिर पशुपालन कर रहे हैं। तो ये जरूरी होता है कि हम अपने बछड़ों का जब जन्म हो, जब बछड़े का प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बछड़े का अच्छे तरह से प्रबंधन किया जाए, जिससे कि हमारा स्वस्थ और हष्ट पुष्ट बछड़ा तैयार हो, जो कि आगे जाके अधिक से अधिक उत्पादन दे। किसान भाइयों, बछड़े बछड़ियों की मृत्यु दर कम करने के लिए दुधारू पशुओं के ब्यांत के समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, आइए जानते हैं। तो जो बछड़े का जो प्रबंधन है, ये प्रबंधन एक तरह से जब वो बछड़े गर्भ में रहती है तभी से शुरू हो जाता है। तभी जरूरी है कि जो गर्भवती पशु है, गर्भवती जो गायें हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, जिससे कि जो स्वस्थ बछड़े का जन्म हो सके। और जरूरी है कि जब प्रसव होने वाला हो तो उससे 10 से 15 दिन पहले जो गर्भवती पशुएं हैं, उसको गायें हैं, उसको अलग कर देना चाहिए, ताकि किसी तरह की लास्ट समय में किसी तरह की इंजरी या चोट ना लग पाए। और वो एक अलग जो जिसको कि हम लोग फेरोइंग पेन भी करते हैं, ये जो क्या होता है अलग से क्या होता है, उसके लिए हम लोग एक आवास की व्यवस्था करते हैं। जब बछड़े का जन्म हो, जन्म का जब समय नज़दीक आ जाए तो हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर बछड़े के जन्म के वक्त अगर गाय असमर्थ हो रही है, क्या होता है बछड़े को का प्रसव के समय अगर गाय को असुविधा हो तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, क्या होता है प्रसव के समय, जिससे कि बछड़े का प्रसव आसानी से हो जाए। प्रसव होने के बाद जरूरी है कि बछड़े का जो क्या होता है, बछड़े का जो नाक मुंह है, वो सब की साफ सफाई बढ़िया से हो जाए, क्योंकि बहुत सारा जो द्रव होता है, जो प्रसव द्रव होता है, वो नाक में, मुंह में या श्वास नलिकाओं में और क्या बोलता है ये सब में जमा रह सकता है। तो उसकी जरूरी है कि उसका तुरंत ही उसका साफ सफाई की जाए। फिर जो अगर बछड़ा गीला है तो उसको तुरंत सूखे कपड़े या फिर अन्य टाट या कोई अन्य चीज़ से उसको पोंछ देना चाहिए, और बछड़े को अपने माँ के पास ही छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए। नाभि का कटिंग, नेवल कॉर्ड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जरूरी है कि नेवल कॉर्ड को बछड़े के शरीर से 2 से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जो नए ब्लेड है या फिर जो क्या बोलते हैं सर्जिकल ब्लेड है, वो उसको एसेप्टिक करके बढ़िया से एसेप्टिक ब्लेड का ही यूज करके नेवल कॉर्ड का कटिंग करना चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बछड़े को माँ का पहला दूध या गाय का पहला दूध जो होता है, जिसको खीज कहते हैं, खीज बहुत जरूरी है, जो कि उसको बीमारियों से लड़ने के लिए तुरंत प्रतिरोधक क्षमता देती है बछड़े को। तो बछड़े को जरूरी है कि 1 घंटे के भीतर उसे माँ का खीज, गाय का जो है वो खीज जरूर मिले, और कम से कम 2.5 से 3 किलो,
और साधारणतः माने कि ये माना जाता है कि बछड़े का जो वजन होता है उसका 1/10 भाग दूध के रूप में माने खींच के रूप में उसको देना चाहिए। और ये खींच का उत्पादन करीब 5 दिन तक चलता है, 5 से 7 दिन तक। तो 5 से 7 दिन तक करीब 2.5 से 3 किलो अगर वजन को अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2.5 से 3 किलो खींच जरूर दें अपने क्या बोलता है बछड़ों को। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवियों की समस्या से बचाने के लिए आप क्या करें, आइए जान लेते हैं। बछड़े को तीसरे दिन के बाद विटामिन ए का घोल देना चाहिए, विटामिन ए देना चाहिए। विटामिन ए देने से होता है कि उससे बीमारी रोधक क्षमता भी बढ़ती है और उसके बाद इसके आंखों के लिए भी बहुत जरूरी होता है, तो विटामिन ए भी पिलाना चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि 3 से 1 सप्ताह के भीतर 1 से 2 सप्ताह के भीतर में 14 दिन पर उसे कृमिनाशक जरूर देना चाहिए। और इसके बाद प्रत्येक महीने कम से कम 3 महीने तक कृमिनाशक दवा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। 10 दिन के बाद ही थोड़ा थोड़ा सूखा चारा जो दाना है उसको देना शुरू करना चाहिए, जिससे कि उसके जो पाचन तंत्र है उसका विकास शुरू हो जाता है। तो ये जरूरी है कि 10 दिन के बाद से थोड़ा थोड़ा क्या होता है उसको सूखा देना चाहिए। और उसके बाद 1.5 से 2 महीने के बाद उसको हरा चारा भी शुरू कर देना चाहिए। और 3 महीने के बाद उसे पूर्ण रूप से क्या बोलता है बाहरी जो चारा और दाने पर उसका पूरा भोजन को लेके आ जाना चाहिए, जिससे कि दूध उत्पादन गाय का दूध उत्पादन भी बना रहे पूरी। और जो पशुपालक भाई है उन्हें अधिक से अधिक दूध उत्पादन कर सकते हैं अपने गाय से। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे किसान भाई कड़ी मेहनत और लागत लगाकर फसलें तैयार करते हैं। ऐसे में अगर तैयार फसल में किसी तरह का नुकसान हो जाए तो किसानों को लाभ कम मिलता है। इसलिए फसल की कटाई मड़ाई के समय भी विशेष ध्यान रखें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए धान की कटाई और उसके बाद के कार्यों में रखी जाने वाली सावधानियों पर देखिए कार्यक्रम का यह अंश। विश्व में भारत धान उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में लगभग 50% से अधिक लोग आहार के रूप में चावल का उपयोग करते हैं। धान की फसल में कटाई से लेकर भंडारण तक लगभग 10% तक नुकसान हो जाता है। इसलिए कटाई और कटाई के बाद धान में होने वाले नुकसान को कम करने की सबसे अधिक जरूरत है। किसान भाइयों, धान की कटाई उचित नमी और सही समय पर ही करनी चाहिए। जब धान की 85% बालियां सुनहरी हो जाएं और दानों में नमी का प्रतिशत 20 से 25% हो जाए, इसके अलावा दाने को मुंह में दबाने पर कट की आवाज आए तो समझ लेना चाहिए कि फसल कटाई योग्य तैयार है। किसान भाइयों, फसल की कटाई के 10 से 15 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें और इसके बाद कटाई करें। धान की कटाई मजदूरों या शक्ति चलित यंत्रों जैसे रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि द्वारा की जाती है। मजदूरों द्वारा हंसिया से कटाई की जाती है। फसल की कटाई सतह से 3 से 4 इंच ऊपर से करनी चाहिए। कटाई के बाद फसल को खलिहान में सूखने के लिए रखें, क्योंकि अगर कटाई के समय दानों में नमी ज्यादा होगी तो फफूंद लगने, कीड़े लगने और दाने के अंकुरन होने की समस्या ज्यादा हो जाती है। हंसिया द्वारा कटाई करने पर फसल को नुकसान काफी कम होता है और धान का पुआल भी अधिक मात्रा में मिलता है, परंतु हंसिया से कटाई काफी धीमी गति से होती है, जिससे कटाई पर आने वाला खर्च अधिक हो जाता है। वहीं कटाई के समय मजदूरों की कमी के चलते किसान शक्ति चलित मशीनों में रीपर और ट्रैक्टर चलित कंबाइन का प्रयोग धान की कटाई में करने लगे हैं, जिससे इंजन चलित मशीन धान को काटकर एक तरफ लाइन में लगा देती है, जिसे बाद में इकट्ठा किया जाता है। कंबाइन द्वारा धान की कटाई जमीन से काफी ऊपर से की जाती है तथा कटाई के साथ साथ मड़ाई और औसाई भी किया जाता है, लेकिन कंबाइन से धान कटाई में पुआल का नुकसान होता है और काफी धान टूट भी जाते हैं।
धान के टूट जाने के कारण ऐसी उपज का बाजार में अच्छा भाव नहीं मिलता है, परंतु कंबाइन की कटाई क्षमता काफी अधिक होती है, जिससे समय की बचत होती है और कटाई लागत भी कम आती है। धान के बालियों और पुआल से बीजों या दानों को अलग करना मड़ाई कहलाता है। मड़ाई का काम मजदूरों द्वारा, पशु द्वारा और शक्ति चलित यंत्रों द्वारा किया जाता है। मड़ाई का काम फसल कटाई के बाद जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। मड़ाई के बाद धान के बीजों के साथ भूसा, धूल के कण और पुआल के टुकड़े रह जाते हैं, जिसकी ओसाई पंखे की सहायता से की जाती है। किसान भाइयों, धान के भंडारण से पहले दानों में नमी की मात्रा 10 से 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा भंडारण के दौरान भी फफूंद लगने, कीड़े लगने या दाने के अंकुरन होने की समस्या हो सकती है। भंडारण के लिए सूखा और हवा रहित स्थान को चुनें और अच्छी तरह से सफाई करके गोदाम को कीट रहित कर लें। अनाज को जिन बोरों में भरकर रखना है, उन्हें भी अच्छी तरह से उपचारित कर लें या नए जूट या प्लास्टिक के बोरों का प्रयोग करें। भंडारण गृह में बोरों की छलनियां दीवार से 3 फीट की दूरी पर लगाएं और बोरों को जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर या लकड़ी के गत्तों पर रखें, जिससे आपका अनाज कई दिनों तक सुरक्षित बना रहेगा। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि धान फसल की कटाई, गहाई और भंडारण करते हैं, तो आप धान की फसल से अच्छी क्वालिटी की उपज लेकर उसे काफी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है ग्राम मोहनी, जिला रतलाम के कृषक अतुल कुमार ने। यह स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अतुल कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठंडे क्षेत्रों में स्ट्रॉबेरी बहुत पहले से उगाई जा रही है, परंतु बहुत सारी ऐसी किस्मों का चुनाव किया गया है और अनुसंधान के फलस्वरूप ये पाया गया है कि मैदानी क्षेत्रों में भी स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत ही सफलतापूर्वक की जा रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती चूँकि एक ये ऐसा फल है जो सामान्य रूप से ठंडी जलवायु में ही उगाया जाता है, तो ये अभी भी मैदानी क्षेत्रों के लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है और वो लोग बहुत चाव से इसे खाना पसंद करते हैं। ये विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, तो इस वजह से देखा जाए तो पोषण की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण फल ये हो जाता है। चूँकि मैदानी भागों में अभी उसका इतना ज़्यादा प्रसार नहीं हुआ है, तो जो भी किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं वो उससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। पर किसान भाइयों, चूँकि जैसा हमने बताया कि ये ठंडी जलवायु की एक फल है, तो इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है जब हम मैदानी भागों में इसकी खेती करने की सोचते हैं। सबसे पहले बात आती है किसान भाइयों इसमें प्रजातियों के चुनाव की। तो बहुत सारी प्रजातियां इसमें विकसित की गई हैं, परंतु जो मैदानी क्षेत्रों के लिए हम उसको जिनका चुनाव कर सकते हैं उनमें डगलस, विंटरडॉन, कामारोजा इस तरह की प्रजातियां हैं जो मैदानी क्षेत्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी पाई गई हैं। उसमें अधिक उपज भी प्राप्त होती है। किसान भाइयों, इसमें स्ट्रॉबेरी की जो खेती होती है, इसमें जब हम खेत की तैयारी की बात करते हैं, तो चूँकि हम इसमें बेड बना के इसकी खेती करते हैं, तो इसलिए भूमि की अच्छी प्रकार से जुताई करके उसको समतल बना लें, पाटा लगा के, और फिर इसमें जो है 2 से 3 फीट चौड़ा यानी 1 मीटर चौड़ा लगभग हम बेड तैयार करते हैं और 2 बेड की दूरी जो है 2 से 2.5 फीट की हम रखते हैं। किसान भाइयों, इसमें एक बेड के ऊपर 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी पे हम 2 कतारें लगाते हैं और 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हम पौधों की रोपाई करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं पौधों के चुनाव की, ऊतक संवर्धन तकनीक है जिसे हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, उसके द्वारा
जो पौधों को उत्पादन पौधों का किया जाता है वो बहुत ही उपयुक्त होते हैं। और इनकी जब हम रोपाई कर देते हैं तो इसमें जो इसके पहले महत्वपूर्ण जो एक प्रक्रिया होती है वो होती है मल्चिंग की, मल्चिंग जिसे हम पलवार भी कहते हैं। तो इसमें हम धान के पुआल का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हमारे पास उपलब्ध है तो, या फिर हम पॉलीथीन प्लास्टिक मल्चिंग का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। पलवार बिछाना स्ट्रॉबेरी उत्पादन में ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये कार्य जमीन की ऊपरी सतह पर सूखे पत्तों, टहनियों या घास फूस से ढककर किया जाता है, परंतु आजकल पलवार बिछाने के लिए अधिकतर प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉबेरी में इसका प्रयोग करने से फल सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, इससे फलों को सड़ने से बचाया जा सकता है। साथ ही खरपतवारों का नियंत्रण करने एवं सिंचाई की आवश्यकता को कम करने का कार्य ये करती है। किसान भाइयों, मल्चिंग पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो पौधे की बढ़वार होती है वो पूरे बेड के ऊपर हो जाती है, तो फिर निराई गुड़ाई कर पाना और खरपतवार नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस दशा में हमें मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए। पौधे की रुपाई के बाद इसमें हम जो खाद और उर्वरकों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रति हेक्टेयर की दर से कम 500 से 600 कुंटल हमें सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा लगभग 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग हम कर सकते हैं। परंतु किसान भाइयों, जब हम स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन या किसी भी खेती की उन्नत तकनीकों की बात करते हैं तो मिट्टी की जाँच यानी कि मृदा परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है, ताकि सही तरीके से जो पौधे की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं और मिट्टी में जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनके अनुसार ही हम इसमें उर्वरकों का प्रयोग करें। खाद एवं उर्वरकों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य पौधों के समुचित विकास और बढ़वार के साथ ही मृदा में अनुकूल पोषण दशाएं बनाए रखना होता है। इसीलिए रोपाई के बाद से इसमें फर्टिगेशन के रूप में NPK 19-19-19 की 25 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से संपूर्ण फसल चक्र में देनी चाहिए। ये मात्रा 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 भागों में बांटकर देनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के कुछ समय पश्चात उनके आसपास विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। ये पौधों के साथ पोषक तत्वों, स्थान, नमी, वायु आदि के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों को आश्रय प्रदान करते हैं। अक्टूबर में रोपे तो पौधे से नवंबर में फुटाव शुरू हो जाता है। फुटाव शुरू होने पर खेत की निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देना चाहिए। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की खेती ऐसी होती है जो कुछ ही माह में हमें अच्छी आमदनी देती है। तो इसके बाद जो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता ये होती है कि चूंकि हम सितंबर अक्टूबर महीने में इसे लगा रहे हैं तो कई बार पाले से नुकसान होने की संभावना भी होती है। तो इसके लिए लो टनल संरचना यानी कि जो एक अस्थायी संरचना का हम बेड के ऊपर निर्माण करते हैं, जिसमें बांस की खपच्चियों या फिर जो लोहे की पतली सरिया या पाइप को मोड़ के उसके ऊपर अर्धचंद्राकार मतलब आकार में उसको मोड़ के हम उसके ऊपर 25 से 30 माइक्रोन की पारदर्शी पॉलीथीन का उसमें प्रयोग करते हैं, जिससे न सिर्फ पाले से इसका बचाव होता है बल्कि जब बाहरी वातावरण में तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है तो इसके अंतर्गत जो तापमान होता है वो बाहरी वातावरण की तुलना में अधिक बना रहता है। इससे हमारी जो पौधों की वृद्धि और विकास होता है वो भी अच्छा होता है। तो इस संरचना का प्रयोग अवश्य करें। जब इसमें हम इसकी तुड़ाई की फलों की बात करते हैं तो चूँकि ये ऐसा फल है जिसे पकी हुई अवस्था के पास में ही तोड़ना चाहिए। तो जब लगभग 70 से 75% रंग फलों में आ जाए तब इसकी तोड़ाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर अच्छे तरीके से आप इसकी खेती करते हैं तो प्रत्येक पौधे से लगभग 200 से 500 ग्राम तक उपज आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर पूरी तरह से अपने खेत का प्रबंधन अच्छी प्रकार से आप करते हैं। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो स्ट्रॉबेरी की खेती से निश्चित तौर पर आप जितना भी आप लागत लगा रहे हैं उसका कई गुना मुनाफा आप सुनिश्चित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।